तो बीजेपी को एक बार फिर से जीत हासिल हुई है और हाथ एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। कैसे बीजेपी की मेहनत रंग लाई और आखिर कांग्रेस का हाथ क्यों कैसे कमजोर पड़ गया, ये विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की हॉट सीट केदारनाथ सीट को लेकर, जहां उपचुनाव हुए और देश भर की नजर इस पर टिकी थी कि आखिर केदारनाथ का परिणाम कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहां पर देखिए 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा था। बीजेपी से प्रत्याशी रही आशा नौटियाल को 23,000 के करीब वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी रहे मनोज रावत को 18,000 से अधिक वोट मिले हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर रहे त्रिभुवन, जो कि निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उन्हें 9,000 के करीब वोट मिले हैं। यानी कि जीत बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल की हुई है, यानी कि केदारनाथ में एक बार फिर से कमल खिला है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस जीत को लेकर कांग्रेस इतनी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी, आखिर कांग्रेस कहां पिछड़ गई और बीजेपी का वो कौन सा फैक्टर है जो काम कर गया। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि देखिए, पहले तो बीजेपी की रणनीति बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट चयन किया, जो कि अपना प्रत्याशी उतारा, काफी सोच विचार और फिल्टर करने के बाद उतारा। तीसरी बात यह कि जो केदारनाथ सीट है, यहां पर महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। हर एक चुनाव में केदारनाथ में जो महिला वोटर्स है वो बढ़ चढ़कर वोट करती हैं और इस बार भी यही देखने के लिए मिला। और यहां से एक मिथक ये भी जुड़ा हुआ है कि जो महिला प्रत्याशी है हमेशा उनकी जीत मानी जाती है। हालांकि ये सिलसिला 2017 में जरूर टूटा था, जब 2017 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनोज रावत को जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2002 के चुनाव से लेकर अब तक का अगर हम इतिहास देखें तो अधिकतर बार महिला प्रत्याशी जीत हासिल करती नजर आई है और यही चीज रिपीट इस उपचुनाव में भी देखने को मिला। और यहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है क्योंकि महिला प्रत्याशी उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। अब इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव से मौके पहले जो मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी केदारनाथ को लेकर, वहां क्षेत्र की जनता को कई सौगातें दी गई थी, इसका फायदा भी बीजेपी को हुआ है। इसी के साथ साथ 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए थे, लगातार वो क्षेत्र में बने रहे, इसका भी फायदा बीजेपी को हुआ है। और देखिए, बीजेपी की ये जीत इसलिए ज्यादा जरूरी थी क्योंकि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल जो पूरे देश विदेश में एक अलग पहचान ये जगह रखती है। और ऐसे में हमने देखा था अभी हाल ही में केदारनाथ में माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की जो बद्रीनाथ सीट है वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले लोकसभा चुनाव जब हुए थे, अयोध्या सीट बीजेपी के हाथ से चली गई थी और इसीलिए यह माना जा रहा था कि केदारनाथ सीट किसी भी सूरत में बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर यहां पर हार होती है बीजेपी की तो एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाएगा, क्योंकि आस्था और धर्म से जोड़कर ही बीजेपी की एक पहचान अपने आप में रहती है। और अगर केदारनाथ में किसी तरीके से चूक जाती बीजेपी तो एक बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद एक लगाव केदारनाथ से रहा है, पुनर्निर्माण कार्य, जिसे लेकर समय समय पर चुनाव के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को भुनाती रही है। कांग्रेस कहां कमजोर पड़ गई, ये पार्टी को मंथन करना होगा। क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशी चयन में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है, क्योंकि अगर फीमेल चेहरे को उतारा जाता तो जाहिर तौर पर फायदा हो सकता था कांग्रेस को। मनोज रावत जो कि 2017 में तो जीते, लेकिन 2022 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद भी उन्हें टिकट दिया गया। अगर कोई फीमेल चेहरा उतारती तो कांग्रेस को फायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने मनोज रावत को ही रिपीट किया। मनोज रावत जो कि एक्टिव रह सकते थे क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। अब यहां पर देखिए, केदारनाथ से जुड़े हुए कई मुद्दे कांग्रेस ने तो उठाए, लेकिन हमने ये देखा कि कई समय पहले से, यानी कि उपचुनाव से पहले से उन्होंने इन मुद्दों को भुनाने का काम किया, लेकिन उपचुनाव आते आते कहीं ना कहीं कमजोर और सुस्त पड़ गई थी कांग्रेस, जिसका खामियाजा यहां पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। त्रिभुवन जो कि निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और पेशे से वो एक पत्रकार भी हैं, काफी ज्यादा वो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे। उनके एक्टिव रहने का फायदा उन्हें इस उपचुनाव में मिला कि 9,000 से अधिक वो वोट लेकर चले गए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने उनका वोट काटने का काम किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भी आप चुनावी मैदान में उतरते तो आपकी रणनीति क्या है ये आपको समझना होगा। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पिछली गलती कांग्रेस यहां पर दोहराती नजर आई है, क्योंकि रणनीति तैयार नहीं की गई थी। अंतर्कलह से पार्टी जूझती नजर आई जब टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत की जा रही थी। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से एक्टिवनेस होना चाहिए था, पकड़ होनी चाहिए थी क्षेत्र में, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई है। वो कुछ मुद्दों के सहारे कहीं ना कहीं अपनी नैया पार लगाने
जाने की कोशिश जरूर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है। तो खुले तौर पर अगर हम कहें तो केदारनाथ जो कि महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाया, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी को जीत हासिल हुई है, कमल यहां पर खिला है, लेकिन हाथ एक बार फिर से कमजोर पड़ गया, जिस पर पार्टी को, कांग्रेस को मंथन जरूर करना होगा। और यह भी साथ ही साथ कहा जा रहा है कि देखिए जो यहां पर परिणाम निकलकर सामने आया ना, ये सीधा संदेश 2027 तक पहुंचेगा, क्योंकि जिसकी जीत हुई है उसके लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी और जिसे हार का सामना करना पड़ा है उसके लिए ये राह कठिन हो जाएगी। आपका केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम को लेकर क्या रिएक्शन है, बताइएगा जरूर।